इस देश के नेता बताएं कि संसद भवन से देश के लोगों को कितना फायदा हुआ है। संसद भवन पे खर्चा जो है देश के लोगों के टैक्स के पैसे से किया जाता है, लेकिन ये घाटे में कभी नहीं जाता है, रेलवे घाटे में चला जाता है। ना चीखने का मन कर रहा है, ना चिल्लाने का मन कर रहा है, क्योंकि अब सरकार से उम्मीद लोगों का टूटते जा रहा है। इसलिए विनती है सरकार से कि कम से कम आप प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करते हैं तो कम से कम प्राइवेट नौकरियां ही सही ढंग से सही सैलरी के रूप में दिया। जिस प्रकार से आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्सेस में गलती करने की सज़ा जो है डायरेक्ट कोर्ट मार्शल होती है, वैसे ही रेलवे में, बीएसएनएल में और तमाम तरीके की सरकारी कंपनियों में गलती करने का सज़ा कोर्ट मार्शल, भ्रष्टाचार करने का सज़ा कोर्ट मार्शल होना शुरू हो जाएगा। तो शायद जो है इस देश का कोई भी सरकारी कंपनी कभी भी घाटे में नहीं जाएगा। बेरोजगारी की समस्या तथा देश के बेरोजगारों का दर्द आज देश की राजधानी दिल्ली में स्थित संसद भवन के सामने से उसमें बैठे नेताओं को दिखाने का तथा सुनाने का प्रयास करूंगा। एक युवा लगातार प्रयास करता है इस उम्मीद से कि जिस सक्षम सरकार को उसने चुनकर संसद भवन में बिठाया है वो सक्षम सरकार उसके सपनों को पूरा करेगा और उसे बेरोजगार नहीं मरने देगा। लेकिन उम्मीदों का सरकार 2014 में युवाओं ने चुना, 2019 में फिर दोबारा चुना और आज वही सरकार युवाओं के उम्मीदों को तोड़ने का लगातार प्रयास कर रहा है। आर्मी की बहाली पिछले कई एक सालों से नहीं आई है। पैरा मिलिट्री फोर्सेस में संख्या कम की जा रही है, आर्मी में संख्या कम की जा रही है। यहाँ तक कि रेलवे ने 72,000 वैकेंसियाँ ख़त्म कर दिया और न जाने और कितने सरकारी मंत्रालय जो है वो ख़त्म हो गए, बिक गए। यहाँ तक कि ये जो सेंट्रल सेक्रेटरीट के बड़े बड़े मंत्रालय आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे भी सरकारी नौकरी ख़त्म हो गई लगभग 70% और प्राइवेट वर्कर आ गए। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेट में ज़्यादा अच्छा काम होता है, तो मैं उनसे कह देना चाहता हूँ इस देश में सबसे अच्छा काम आर्मी करता है, तो फिर आर्मी की बहाली क्यों नहीं आ रही है, पैरा मिलिट्री फोर्सेस की बहाली क्यों नहीं आ रही है। एक बेटा आत्महत्या करता है और लिखता है कि बापू इस जन्म में नहीं अगले जन्म में जरूर मैं आर्मी का जवान बनूंगा। वो इसलिए आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसे जवान ही बनना था और उसे उम्मीद था कि वो जवान जरूर बनेगा, लेकिन उसका उम्र जो है उसका साथ नहीं देता है। तो फिर प्रयास करता है कि मरने के बाद अगर मैं भारत में पैदा होऊंगा तो इन नेताओं के आंखों में आंखें डाल के इनके सामने मैं दौड़ूंगा, फिजिकल फिट होके मैं आर्मी का जवान बनूंगा। जरा सोचिए, एक गरीब इस उम्मीद से सरकार को वोट देता है, अपना अंगूठा का इस्तेमाल जो है सरकार के लिए करता है कि जाओ तुम बैठो। बेरोजगार एक नेता को वो रोजगार देता है सांसद के रूप में, और वो नेता जब संसद भवन में बैठते हैं तो उसी व्यक्ति के बच्चे को और उसी आदमी को जो है बेरोजगार कर देते हैं। जरा सोचिए, सरकार ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल। पिछले 8 साल से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आप संसद भवन में बैठे हैं, आप 8 साल में 16 करोड़ लोगों को रोजगार दिए या 16 करोड़ लोगों से रोजगार छीन लिए, समझ में ही नहीं आता है। जरा सोचिए, एक बच्चा ये उम्मीद करता है कि इस बार जो है मेरा सरकारी नौकरी हो जाएगा तो मैं अपने माँ का रोग का इलाज कराऊंगा। एक माँ सोचती है कि मैं इस बार चश्मा नहीं लगाऊंगी लेकिन कुछ पैसा दे दूंगी ताकि मेरा बच्चा जो है ना वो वैकेंसी क्लियर करेगा और उसको रोजगार मिल जाएगा। एक पिता सोचता है कि मेरे बेटे को रोजगार मिल जाएगा तो मैं उसका शादी करूंगा। एक पिता सोचता है कि मेरी बेटी को रोजगार मिल जाएगा तो मुझे दहेज नहीं देना पड़ेगा। जरा सोचिए, लेकिन एक नेता सोचता है कि संसद भवन में मैं जाऊंगा, गरीबों से झूठे वादे करूंगा और नेता के बाद जो है मैं अपने बेटा को नेता बना दूंगा। एक नेता का बेटा कभी बेरोजगार नहीं होता है, लेकिन एक नेता को नेता बनाने वाला का बेटा जो है वो सड़कों पे बेरोजगार घूम रहा है। इसके लिए कौन है दोषी? ना चीखने का मन कर रहा है, ना चिल्लाने का मन कर रहा है, क्योंकि अब सरकार से उम्मीद लोगों का टूटते जा रहा है। इसलिए विनती है सरकार से कि कम से कम आप
प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करते हैं तो कम से कम प्राइवेट नौकरियां ही सही ढंग से सही सैलरी के रूप में दिया जाए। 8,000 रुपया में बैंक में खटाया जाता है, 8,000 रुपया में। 6,000 रुपया में सिक्योरिटी गार्ड के जॉब के लिए लोगों को मारामारी करना पड़ रहा है। जरा सोचिए कि कोई 6,000 रुपया में कैसे जॉब करेगा। 10,000 रुपया में ब्लॉक में, 12-15 हज़ार रुपया में सेक्रेटरिएट में लोग जॉब कर रहे हैं। जरा सोचिए, इससे देश आत्मनिर्भर बनेगा क्या? भाषणों में आत्मनिर्भर भारत की कहानी की बात करने वाले नेताओं से विनती है कि संसद भवन में आप लोगों को बिठाने वाला कोई और नहीं, इस भारत का वो सक्षम वोटर होता है जिसे उम्मीद रहता है कि आप जब संसद भवन में बैठेंगे तो सक्षम वोटर की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन देखिए जरा ध्यान से, इधर चक रोड बनाया जाता है, यहाँ तक कि एक संसद भवन सक्षम है, उसके बगल में एक नया संसद भवन बनाया जाता है, अरबों रुपया खर्चा किया जाता है, पार्क बनाया जाता है, पूरा पार्क साफ है, पूरा रोड साफ है, लेकिन जनता के गाँव में जो सड़क बनाया जाता है, जनता के शहरों में जो सड़क बनाया जाता है वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। एक संसद भवन जो 100 साल में भी नहीं गिरता है, लेकिन एक पुल बनाया जाता है, वो 6 महीना भी नहीं चलता है, उद्घाटन से पहले वो पुल ध्वस्त हो जाता है। उम्मीदों को ध्वस्त करने से पहले नेताओं से विनती है कि भ्रष्टाचार को देश से खत्म कीजिए और हो सके तो देश के युवाओं को रोजगार दीजिए। बाकी देश की मेन स्ट्रीम मीडिया से भी विनती है कि आप लोग इन सब मुद्दों पे चर्चा कीजिए, क्योंकि ये भारत सक्षम तब बनेगा जब भारत के लोग सक्षम बनेंगे। ये भारत आत्मनिर्भर तब बनेगा जब भारत के युवा आत्मनिर्भर बनेंगे। हालांकि इस देश के नेता आत्मनिर्भर हैं। क्यों आत्मनिर्भर है? क्योंकि उन्हें पेंशन मिलता है। इस संसद भवन में अगर एक दिन कोई नेता बैठ जाएगा, विधानसभा में कोई एक दिन नेता बैठ जाएगा, उसे पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके सुरक्षा में जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान खड़े हैं उन्हें पेंशन नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। इन नेताओं का जितना भी काम सरकारी अधिकारी करते हैं 2002 के बाद से उन्हें पेंशन नहीं दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? देश के लोगों के साथ इस प्रकार का मजाक क्यों किया जा रहा है? इस संसद भवन में बैठे नेता एक बार इस संसद भवन को बेच के देखे, इससे देश को कोई फायदा नहीं हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन में डाल दें इस संसद भवन को, लेकिन संसद भवन को प्राइवेटाइजेशन में नहीं डालेंगे, सरकारी कंपनियों को जरूर प्राइवेटाइजेशन में डाल देंगे। इस देश के नेता बताएं कि संसद भवन से देश के लोगों को कितना फायदा हुआ है। संसद भवन पे खर्चा जो है देश के लोगों के टैक्स के पैसे से किया जाता है, लेकिन ये घाटे में कभी नहीं जाता है, रेलवे घाटे में चला जाता है। आर्मी को जिस प्रकार से कमांड किया जाता है उस प्रकार से इस देश का हर एक सरकारी संस्था को कमांड किया जाएगा तो शायद जो है कोई भी सरकारी संस्था घाटे में नहीं जाएगा। जिस प्रकार से आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में गलती करने की सजा जो है डायरेक्ट कोर्ट मार्शल होती है, वैसे ही रेलवे में, बीएसएनएल में और तमाम तरीके की सरकारी कंपनियों में गलती करने का सजा कोर्ट मार्शल, भ्रष्टाचार करने का सजा कोर्ट मार्शल होना शुरू हो जाएगा। तो शायद जो है इस देश का कोई भी सरकारी कंपनी कभी भी घाटे में नहीं जाएगा और सरकार को रोजगार के लिए नए नए बहाना नहीं बनाना पड़ेगा और देश के लोगों को सही ढंग से सही समय पे रोजगार मिलेगा। लेकिन उसके लिए सरकारों को सक्षम होना होगा। कोरोना के बाद से इस देश के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई, इस देश का भी आर्थिक स्थिति खराब हुआ, लेकिन इस देश का एक भी पूंजीपति, अरबपति का आर्थिक स्थिति नहीं खराब हुआ है। आप उठा के आंकड़ा देख लीजिए तो संसद भवन में बैठे नेताओं को इस देश का पूंजीपति नहीं चुनता है, इस देश की जनता चुनती है और जिनकी संख्या 90% है। और उसी जनता को बेरोजगार, भूखा, भ्रष्टाचार से परेशान जो है इस देश का सरकार ही करता है। विनती है, ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों ने परेशान नहीं किया, सभी सरकार यही करता है। तो विनती है सभी सरकारों से कि आत्मनिर्भर भारत की कहानी जो है किताबों के पन्नों में कहीं खो ना जाए, उसके पहले एक प्रयास किया जाए देश को आत्मनिर्भर बनाने का, देश को सक्षम बनाने का और देश के युवाओं को रोजगार देने का। अगर देश के युवाओं को रोजगार नहीं देंगे तो देश में करप्शन बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा, आत्महत्या का दर बढ़ेगा, उसे रोक लिया जाए। और जिस देश की जवानी जो है बेकार हो जाती है वो देश का भविष्य भी बेकार हो जाता है। इसके पहले भारत की जवानी बेकार हो उसे बचाने का प्रयास किया जाए और भारत की जवानी को सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया जाए और भारत के सक्षम युवाओं को रोजगार देने का प्रयास किया जाए। बाकी देश की राजधानी
राजधानी दिल्ली में स्थित सांसद भवन के सामने से हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और नेताजी लोग रोजगार देने का प्रयास करना, सरकारी कंपनियों को ना बेचने का प्रयास करना। जय हिंद।